मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में कुदरुम रांची से आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हमारे तरफ से सादर अभिवादन हो। कोविड-19 यानी इस महामारी से आज पूरा विश्व संकट की घड़ी से जूझ रहा है। इसी दौरान हम आपके कोर्स 8 यूनिट 3 के अंतर्गत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ज्ञान क्या है, ज्ञान मीमांसा में एक दर्शन शास्त्र की जो प्रमुख शाखा होने के नाते जो ज्ञान की बातें आप लोगों के समक्ष रखा गया है और वीडियो में मैंने भेजा भी हूँ, उसी क्रम में मैंने आपको ज्ञान मीमांसा के अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट कर दिए हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष जाएगा कि ज्ञान मीमांसा की प्रकृति क्या है। इस प्रकृति को, ज्ञान मीमांसा की प्रकृति को हम किस रूप में आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। ज्ञान मीमांसा की जो प्रकृति है, प्रकृति का जो प्रत्यक्ष संबंध यथार्थ से है, यथार्थता से है, उसमें ज्ञान मीमांसा के द्वारा जो वस्तु के, जब ज्ञान मीमांसा में वस्तु की बात कही जाती है तो उसे कहते हैं कि उस यथार्थ स्वरूप को जाना जाता है कि जिस रूप में वह यथार्थ स्वरूप है उसको उसी रूप में जाना जाता है। जब ज्ञान उस सीमा तक यथार्थ रूप में होगा, जब ज्ञान की बातें आती हैं तो कहा जा सकता है कि अगर ज्ञान उस सीमा तक यथार्थ रूप में होगा तो जिस सीमा तक वह वस्तु को, किसी भी वस्तु को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह वस्तु है। ठीक, मतलब यहाँ तक आपको क्लियर है कि यथार्थ वही सत्य है कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में देखा जाना, यही यथार्थ सत्य है। यदि ज्ञान मीमांसा के द्वारा उस वस्तु का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वस्तु जिस रूप में हो उस रूप में दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो यह माना जाता है कि वह वस्तु हमें इसी प्रकार प्रतीत हो रही है, वास्तव में उसका जो स्वरूप और कुछ है, लेकिन मुझे प्रतीत हो उसी रूप में हो रही है। इसके द्वारा एक उदाहरण के रूप में
यह स्पष्ट किया जाता है कि संसार जो है, पूरा संसार जो है वह यथार्थ रूप में मिथ्या है। ये पूरे संसार की जो दृष्टि है यथार्थ रूप में मिथ्या है। और वह जगत कहते हैं कि यथार्थ रूप में जो वो मिथ्या है, और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा सत्य है। जब ब्रह्मा सत्य है, जब ब्रह्मा सत्य और ईश्वर जो है मिथ्या है, तो यह हमारा जो प्रतीत होने वाला जो ये स्वरूप, यह मानते हैं कि संसार सत्य है, इसके सिवा कुछ ही सत्य नहीं है, और ईश्वर मिथ्या है। ये भी माना जाता है, संसार सत्य है और ईश्वर मिथ्या है। तो हमारा जो प्रतीत होने वाला स्वरूप होगा, अर्थात स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि यथार्थ स्वरूप में तो संसार असत्य है। यथार्थ स्वरूप में किसी भी रूप में अगर संसार को देखें तो संसार असत्य है और ईश्वर सत्य है। जब ईश्वर सत्य है तो ज्ञान मीमांसा की जो प्रकृति होगी उसको हम तीन रूप में या तीन तथ्यों के रूप से संबंधित होती है। और वह तीनों तथ्य है प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप। प्रथम रूप जो है यथार्थता है, और द्वितीय रूप में यथार्थता में तथा तृतीय रूप में यथार्थता के लिए जो प्रमाण होना चाहिए, उस प्रमाण में जो है वो प्रमाण क्या है? जैसे मैं ईश्वर की बात, प्रमाण किसको दे सकते हैं? प्रमाण के रूप में ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में ज्ञान रखता है, तो वह प्रथम अवस्था के लिए यह आवश्यक है। प्रथम अवस्था के लिए तो ईश्वर जो मेरा साक्षात्कार अनिवार्य होता है, क्या ईश्वर मेरा साक्षात्कार करना उसके लिए अनिवार्य होता है। अर्थात मैंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को परखा है। द्वितीय अवस्था में जब पहली अवस्था क्लियर हो, मैंने ईश्वर को देखा हूं, ईश्वर साक्षात्कार करना अनिवार्य है, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था की बातें जब आती है तो आता है कि मुझे इस तथ्य का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिसको मैंने देखा है, क्या ना, ईश्वर को मैंने देखा है, तो जिसको मैंने देखा है वह ईश्वर ही है। द्वितीय अवस्था में बात आती है, जिसको मैंने देखा है वह ईश्वर ही है। मतलब जिस वस्तु को हम जिस रूप में देखते हैं उस रूप में है कि नहीं, तो कोई और नहीं है, ईश्वर ही है और कोई नहीं है। तब तृतीय अवस्था के लिए ये प्रश्न उठते हैं। तृतीय अवस्था में यह आवश्यक है कि ईश्वर के संबंध में मेरे पास पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए। ईश्वर के संबंध में मेरे पास संपूर्ण प्रमाण होने चाहिए कि जिस ईश्वर को मैंने देखा हूं उस ईश्वर का रंग कैसा है, उस ईश्वर का रूप कैसा है, उस ईश्वर का आकार कैसा है। ऐसा तो नहीं कि मैंने जिस रूप में देखा हूं उस रूप में ईश्वर है, तो इसलिए जिस रूप में ईश्वर का रंग, रूप और आकार किस प्रकार का है, तब मैं ज्ञान मीमांसा की प्रकृति को यथार्थ
यथार्थ में विश्वास, यथार्थ के लिए उचित प्रमाण में निहित है। और इन तथ्यों की अगर अभाव है, इन तथ्यों का अगर अभाव है किसी को परखने में, ईश्वर को परखने में, तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति स्पष्ट नहीं की जा सकता है। तो ज्ञान मीमांसा की जो प्रकृति है उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मैंने जिस वस्तु को जिस रूप में देखते हैं, जिस गुण और विशेषता के रूप में देखते हैं, उस गुण रूप एवं विशेषता के अनुरूप है कि नहीं। अगर नहीं है तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति नहीं हो सकती है। अगर है तो ज्ञान मीमांसा की प्रकृति होती है। तो ईश्वर का रंग कैसा है, कौन बताए? ईश्वर का रूप कैसा है, आकार कैसा है? जैसे मनोविज्ञान में अगर परिभाषाओं की बात करते हैं तो मनोविज्ञान सर्वप्रथम मन का विज्ञान है। तो वैज्ञानिकों ने मतभेद हुआ, मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हुआ, क्या मन को आप परखे हैं, मन को देखे हैं, मन का रूप कैसा है, मन का आकार कैसा है, मन का रंग कैसा है? जब इसको आप देखे ही नहीं हैं तो किस रूप में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कह सकते हैं? इसलिए इस परिभाषाओं को अस्पष्ट स्वीकार किया गया। द्वितीय बार फिर कहा गया कि नहीं, तब ठीक है, तब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। फिर प्रश्न वही है, आत्मा कैसी है, आत्मा के रूप क्या है, आत्मा के रंग क्या है, आत्मा के आकार क्या है? क्या आत्मा के रंग रूप आकार को आप देखे हैं, परखे हैं, छुए हैं? नहीं। तब कैसे कर सकते कि मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे कर सकते? तब कहा कि वैज्ञानिकों ने तृतीय रूप में कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। व्यक्ति में चेतन शक्ति बहुत तीव्र होती है। तीन, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। जब चेतन मन की बात आती है तो मैंने चेतना आपके मस्तिष्क में है, इसको देखे हैं, चेतना, चेतना को परखे हैं? नहीं। तब इसको हम कह नहीं सकते कि यह मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। लास्ट में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष रूप में निकाला कि जब तक मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऋणात्मक नहीं, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, तब उसने उस चीज को क्लियर किया कि वास्तव में सत्य है। जब तक व्यक्ति के व्यवहार में, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए तब ये ज्ञान मीमांसा सिद्ध नहीं हो सकती। अगर जब उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा, उसके व्यवहार में सत्यता दिखेगी, यथार्थ दिखेगा, तब ज्ञान मीमांसा की प्रकृति स्पष्ट रूप होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जिस रूप में जो व्यक्ति दिखता हो उस रूप में उसके गुण दोष होने चाहिए। अच्छाई है तो अच्छाई, तब हम प्रकृति को स्पष्ट करते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। इतने उदाहरण आपके सामने मैंने प्रकृति के बारे में दिया कि वो जो जैसा है उस चीज उसे दिखे। उसी क्रम में मैंने अगली टॉपिक इसी में है कि ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा क्या है। ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा, जब ज्ञान मीमांसा और शिक्षा की बातें आती तो दर्शन के रूप में, दार्शनिकों के रूप में शिक्षा एवं ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू की भांति हैं। जैसे शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक पहलू सैद्धांतिक, दूसरा पहलू गद्यात्मक। तो उसी रूप में ज्ञान और शिक्षा एक ही सिक्के के पहलू की भांति है। आज शिक्षा के द्वारा, जब शिक्षा की बातें आती हैं, शिक्षा क्या है? व्यक्ति में परिवर्तन ला देना है। शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों का पूर्णतया अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है शिक्षा है। नई शिक्षा नीति में इस बात का विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई हैं कि शिक्षा मेरी ऐसी हो जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति में उसमें रखा गया है कि बालक के अंतर्निहित पूर्णतया को अभिव्यक्त करना है शिक्षा है। बालक के अंदर जो चीज है उसको बाहर की ओर उजागर करना है शिक्षा। और उसी रूप में गांधी जी जो उन्होंने कहा है कि मन, शरीर और आत्मा तीनों का सर्वांगी विकास करना ही शिक्षा है। जब शिक्षा की बातें आती हैं तो शिक्षा वह कुंठित कुल्हाड़ी है। कुंठित बालक एक कुंठित कुल्हाड़ी है, बालक से तुलना करेंगे। शिक्षा वह कुंठित कुल्हाड़ी है, बालक वह कुंठित कुल्हाड़ी है। शिक्षक उसे तेज धार बनाने का कार्य करता है। और जब विद्यार्थियों में तेज धार बन जाए वही शिक्षा है। और तेज धार का उदाहरण क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, ये सब विकास, भावात्मक, संवेगात्मक, ये सब विकास बालक में भड़काता है। तो इसी रूप में मैंने ज्ञान को परिलक्षित कर देता हूं कि ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान का मतलब कि ज्ञान मीमांसा में शिक्षा का क्या महत्व है। तो मतलब कहने का मतलब बालक जिस रूप में है उस रूप में देखना चाहिए। वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही यथार्थ है। अतः शिक्षा व्यवस्था से मैंने संबंधित विषय को आपके समक्ष रख भी रहे हैं। कभी भी प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के स्वरूप को अगर जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के स्वरूप को जानना चाहिए शिक्षा के द्वारा। ज्ञान मीमांसा के लिए जो आवश्यक साधनों की खोज की गई है, उन शिक्षा के उन समस्त पक्षों पर विचार करती है कि जो मानव की ज्ञान में वृद्धि है वह किसके द्वारा है। मानव की ज्ञान में जो वृद्धि है वह किसके द्वारा है? शिक्षा के द्वारा है। हम मानते हैं मानव के ज्ञान में जो वृद्धि होती है वह शिक्षा के द्वारा होती है। लेकिन जब दर्शन शास्त्र के अनुसार इसको हम कहेंगे तो उसमें प्रकृतिवादी विचारकों का मानना है कि, और ये मानकर चलते भी हैं कि बालक को ज्ञान की जो प्राप्ति है वह प्रकृति के द्वारा होती है। बालक में ज्ञान की जो बातें आती हैं तो प्रकृतिवाद दर्शन शास्त्रियों के अनुसार मानेंगे तो कहेंगे कि वह प्रकृति के द्वारा आती है। कैसे आती है? तो इस बात को मैंने और सरल उदाहरण देकर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रकृतिवाद रूसों ने अपने 2 उदाहरणों से स्पष्ट कर दिया है कि बालक को ज्ञान प्रकृति से कैसे आती है। तो उन्होंने एक खुले कमरे में 3 से 4 साल के या 5 साल के बालक को रख दिया
अब मौसम अनुकूल था, तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो आपको ये अब लगता होगा कि सर ने इतनी बातें बता रहे हैं तो उसके बाद बच्चे को क्या होगा। खिड़कियां सब खुली हैं, दरवाजे सब खुले हैं। प्रकृतवाद रूसो ने यह अध्ययन करके कहा कि बालक का ज्ञान तो प्रकृति से होता है। देखिए क्या, बालक को खिड़की बंद करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन बालक ने बंद नहीं किया। प्रकृतवाद रूसो ने कहा कि नहीं, बालक को विवश मत करिए किसी कार्य को करने के लिए। जब बालक को प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा उसको प्रकृति स्वयं दंड देगी, और जब दंड देगी, दंड के द्वारा बालक सीख जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब बालक को जुकाम महसूस हुआ, ठंड महसूस हुआ, तो बालक स्वयं जाके खिड़की बंद किया और उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि खिड़की बंद करने से मुझे जुकाम और ठंड नहीं होगी। तब प्रकृतवाद रूसो के अनुसार बालक सीख लिया। तो ये ज्ञान उन्होंने कहा कि प्रकृति के द्वारा ज्ञान सीखा, अब बालक सीख लिया। अद्वितीय बातें और उदाहरण में उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति के द्वारा होती है ज्ञान प्राप्त, वह ज्ञान अस्थायी होगा। जब वह ज्ञान मीमांसा शिक्षा की बातें आती हैं तो प्रकृतवाद रूसो ने एक जलती हुई अंगीठी के पास 2 से 2.5-3 साल का बच्चा छोड़ दिया। अंगीठियां जल रही हैं, बच्चा उसको बार बार छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार हटा दे रहे हैं उस वहां से हम लोग। लेकिन प्रकृतवाद रूसो कहता है कि बच्चे को एक बार टच हो जाने दीजिए। जब उसको छूने से उसके हाथों में जलन होगी तो उसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि इस अंगीठी को छूने से जलन होगी और फिर दोबारा वह टच नहीं करेगा। अगर हमारी बातों का विश्वास नहीं है तो उसको एक बार आप ऐसा अनुभव आप भी कर सकते हैं कि बच्चे को छोड़िए, थोड़ा उसको छूने दीजिए, छूने के बाद हटा लेता है। जैसे आप पढ़ते कहीं छोटे थे हम लोग, लालटेन जला कर पढ़ते थे, तो लालटेन एक बार टच हो जाती थी तो फिर दोबारा उसको नहीं। तो सेम वही चीज़ है। फिर जब बच्चा जल जाता है तो उसका हाथ अगर ज़बरदस्ती वहाँ ले जाइए, चलिए फिर से जला दें, तो बच्चे जितनी उसके पास शक्तियाँ होती हैं वो अपनी ओर खींचता है हाथ को। तो प्रकृतवाद रूसो ने कहता है कि यह ज्ञान बच्चे को प्रकृति के द्वारा हुआ है, इसलिए है ज्ञान गलत नहीं है, यह ज्ञान अस्थायी होता है। तो ज्ञान और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में विकसित हुए हैं। और जब मैंने शिक्षक ये क्या है, शिक्षक को हम क्या कर सकते हैं? शिक्षक एक निरीक्षक की भांति कार्य करता है। शिक्षक आपको एक निरीक्षक के रूप की भांति कार्य करता है। क्लासरूम में मैंने आपकी टॉपिक को एक दिन पढ़ाते हैं, मान 40 मिनट, आपके क्लासरूम में मैंने टॉपिक को एक बार 40 मिनट पढ़ाकर चले जाते हैं। इसके बाद पूरी साल उस टॉपिक को मैंने टच नहीं करता हूं। अब पढ़ना है आपको, तो मैंने आपको निरीक्षक की भांति निर्देश दे दिए हैं, निरीक्षक की भांति कार्य कर दिए हैं। अब पढ़ना है आपको सीखना है। तो शिक्षक हमेशा मार्गदर्शन करता है, आपके लिए पढ़ता नहीं है। आपको पढ़ाता है, मार्गदर्शन करता है, पढ़ना है आपको। वही प्रकृतवाद रूसो ने भी कहा। और जब उन्होंने ये अपनी आदर्शवादी ज्ञान के रूप में उसको देखा कि वास्तव में आदर्शवादी ज्ञान के लिए शिक्षक प्रमुख उत्तरदायी माना जाता है,
बताइए, आदर्शवादी कहता है कि शिक्षक जो है वह प्रमुख उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है। क्या हम, आदर्शवाद कहता है शिक्षक ही प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, लेकिन प्रकृतवाद ये नहीं कहता है। प्रकृतवाद कहता है कि शिक्षक सिर्फ निरीक्षण की भांति कार्य करता है, लेकिन आदर्शवादी शिक्षक को ही सबसे बड़ा मानता है कि शिक्षक ही सब कुछ। उसी प्रकार जब हम विभिन्न प्रकार के दार्शनिक और शैक्षिक विचारधारा ज्ञान के मार्ग में प्रस्तुत करती है, उसी आधार पर जब मैं ज्ञान को मूर्त रूप से अगर हम जाने, संबंधित विषयों के बारे में प्रदान किया जाए तो अमूर्त विषयों के संदर्भ में प्रदान किया जाए, इसी संपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं कि इसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया है, ज्ञान और शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया जो है शिक्षा द्वारा ही संपन्न होती है। तो शिक्षा का जो प्रमुख कार्य ज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, ज्ञान के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है, और शिक्षा द्वारा ज्ञान की यथार्थता को भी परखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सत्य है वह सब स्पष्ट है, जिस रूप में है उस रूप में दिखता है, वही यथार्थ सत्य है, वही ज्ञान है। किस वस्तु या विषय का यथार्थ ज्ञान किया जाता है? क्या शिक्षा के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान भी, शिक्षा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का भी सत्यापन किया जाता है, और उस सत्यापन के आधार पर जो ज्ञान हमारे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है वह कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कसौटी पर खरा ज्ञान उतरे या स्पष्ट उतरे, वो कोई आवश्यक नहीं है। और उसी क्रम में जब मैंने इस प्रकार की शिक्षा एवं ज्ञान की जब बातें करते हैं तो उसमें इस प्रकार शिक्षा एवं ज्ञान मीमांसा एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जब हम ज्ञान की बातें शिक्षा के क्षेत्र में अगर करते हैं तो उसमें ज्ञान से तात्पर्यता की बातें आती हैं कि वास्तव में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सत्य एवं असत्य की खोज की जाती है, और इसके अंतर्गत ये भी जानते हैं कि ये जानने का प्रयास भी करता रहता है कि क्या सत्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विभिन्न साधन वो कौन कौन से हैं, इस संबंध में दार्शनिक ने भिन्न भिन्न विचार रखते हुए भी अपनी बातों को रखा भी और कहा कि जब मैंने यह हम कहने का तात्पर्य है कि यह हमें यह बताता है कि हमें अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए तथा किस प्रकार से इसे दिया जाए। मतलब ना ज्ञान की बातें आती हैं तो नए विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान चाहिए और वो जो चाहिए ज्ञान उसको किस प्रकार दिया जाए, ये दार्शनिकों के मस्त में चलता रहता है और विचार रहता है। जब दूसरी बातें आती हैं कि यह हमें इस तथ्य से अवगत कराता है कि जीवन की जो विशेष अवस्थाएं में छात्रों को ज्ञान का कौन सा अंश प्रदान किया जाए, मतलब ज्ञान का कौन सा अंश छात्रों के मन मस्तिष्क में प्रदान किया जाए जिसे छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके।
यह हमें एक अगला पॉइंट में भी है कि हमें एक दिशा में निर्देशन देता है कि छात्रों के लिए ज्ञान के जो विभिन्न प्रतियों ऊपर को हम किस प्रकार से संगठित किया जाए कि भी उसके लिए सार्थक सिद्ध हो। मतलब ज्ञानमय विद्यार्थियों को किस प्रकार दें कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए यह ज्ञान सार्थक रूप में सिद्ध हो और उसी सिद्धता के आधार पर मैंने इस रूप में ज्ञान के यथार्थ रूप को प्रदर्शित करते हैं कि ज्ञान वही दें जो विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो, उसके लिए सार्थक भी हो। जब ये बातें अगले पॉइंट में ये चीज़ें जब आती हैं कि वास्तव में ज्ञान का जो हस्तांतरण है, मतलब हस्तांतरण माने आदान प्रदान, कैसे एक शिक्षक के द्वारा छात्र को ज्ञान हस्तांतरित किया जाता है। ज्ञान का हस्तांतरण व विकास भाषा व तर्क पर निर्भर करता है, और जब तर्क की बातें आती हैं और जिसका विकास ज्ञान मीमांसा से ही संभव है, वह ज्ञान मीमांसा प्रकृतवादियों के अनुसार और आदर्शवादियों के अनुसार स्पष्ट रूप में यह परिभाषित कर दिया गया है कि बालक का ज्ञान प्रकृतवादियों के अनुसार ही भी होना चाहिए और उसका ज्ञान और शिक्षा में जो आपसी संबंध है वह एक दूसरे के संबंधित हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जब दर्शन शास्त्र की जो इन तीनों शाखाओं में इस शाखा का भी विशेष महत्व और योगदान रहा है, और जब इनकी शास्त्रियों की बातों में हम रखते हैं कि वास्तव में किसी भी अगर हम प्रयोजनवादियों का ये मानना है कि सच्चा ज्ञान निरीक्षण अनुभव के प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है, अनुभव के द्वारा सच्चा ज्ञान को हम आधार मानते हुए प्रयोग के आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रकृतिवाद रूसो ने कहा, अनुभव के आधार पर। और एक मनोवैज्ञानिक, एक दर्शन शास्त्री जिसने कांट ने अपने इस विचारों को इन दोनों विचारों से समन्वय स्थापित रखते हुए एक बात उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वह वातावरण, मतलब बाहरी वातावरण। प्रकृतिवाद के अनुसार ये सकता है कि बाहरी वातावरण है, लेकिन यह मस्तिष्क है जो इसे निश्चित स्वरूप प्रदान कर सकता है। एक बाहरी वातावरण है, मस्तिष्क है, वह मस्तिष्क उसे एक निश्चित स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है, और उस निश्चित स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए एक उत्तम ज्ञान प्राप्ति का साधन भी हो सकता है। और इस ज्ञान प्राप्ति के साधन में मैंने आप सभी लोगों को एक विस्तृत अध्ययन करके आप लोगों के समक्ष मैंने ज्ञान मीमांसा की प्रकृति क्या है, ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा का जो संबंध है उसको किस रूप में आपके समक्ष रखे जाते हैं। जब इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे, एक एक चीज़ों को उसमें नोट जब करेंगे तो वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगी
कि सर ने जो चीज़ें बताए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वो चीज़ें कितनी सार्थकदायक है आपके लिए, कि व्यक्ति का ज्ञान किन किन रूपों में होता है, कैसे कैसे होता है, और उस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति अपने आप को एक कणसूत्र में बांधते हुए उस ज्ञान का अध्ययन करता है। इसीलिए शिक्षा और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू होने के नाते एक के बिना एक अधूरा है, एक के बिना एक की पूर्ति नहीं हो सकती। बिना शिक्षा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बगैर ज्ञान के शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही विस्तृत रूप में ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान और शिक्षा में क्या संबंध है, उसको मैंने बहुत ही विस्तार से रखा। हमको जहाँ तक आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी और इससे ज्ञान प्राप्त करके आप लोग अपने जीवन को एक सार्थक के रूप में, क्योंकि मार्गनिर्देशन मैंने दिया हूँ, हमारे मार्गनिर्देशन के आधार पर अगर आप अध्ययन करते हैं तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपके आने वाले भविष्य में यह एक अच्छे रूप में प्रदत्त होगी। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। भारत माता की जय।